नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। आज दो तीन बड़ी चीजें हैं भारत और पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहली बड़ी चीज ये कि हिंदुस्तान में जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो 1 लाख के पार चला गया है। पिछले 3-4 दिनों से जो स्थिति बनी हुई है उसमें सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि अब हर 24 घंटे में जो आंकड़ा है वो लगभग 5000 के आसपास बढ़ रहा है। लिहाजा पिछले 2 महीनों से हम हर रोज जो विश्लेषण, जो बातचीत कर रहे हैं उसमें एक बात समझनी चाहिए, समझी भी जा रही है कि ये चुनौती किस कदर बड़ी हो रही है। लेकिन हो ये रहा है कि अब इस चुनौती पर यानी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा क्या है, यह कितना बड़ा चिंता का सबब है, यह आने वाले वक्त में कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकता है, इस सब पर चर्चा थोड़ी कम हो रही है। दूसरी चीजों पर चर्चा ज्यादा हो रही है। कौन सी दूसरी चीजें? दूसरी चीजें यह कि राज्यों ने लॉकडाउन में छूट के क्या क्या नियम बनाए हैं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कई तरह की छूटें दी हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 में कई किस्म की छूटें दी हैं, जिसमें सरकारी परिवहन को छोड़कर बाकी चीजों में काफी कुछ बहाली की गई। जैसे बाजार खुलेंगे, जैसे कि जो निजी गाड़ियां हैं उनका आवागमन रहेगा। हालांकि चाहे वो सिनेमा हो, सिनेमा हॉल हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, जिम्नेजियम हो, इस तरह की चीजों को अभी भी एहतियात के तौर पर बंद रखा गया है। लेकिन हुआ क्या, ये जो छूट दी जा रही है जो कि एक तरह से 3 चरणों के लॉकडाउन के बाद दी जा रही है, 3 लॉकडाउन पूरा देश देख चुका है, इसका नतीजा और असर यह हो रहा है कि अचानक सड़कों पर गाड़ियों की बाढ़ सी आ गई है। हमने अभी हेडलाइन में आपको स्थिति दिखाई कि किस तरह से जो दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर हैं, अलग अलग जगहों पर वहां एक तरह से पहले ही दूसरे ही दिन जाम जैसे हालात बन गए हैं। अब ये जो जाम जैसे हालात हैं, यही सबसे बड़ी चुनौती आने वाले वक्त के लिए बनेंगे। कल आपने देखा था गाजियाबाद के रामलीला मैदान में किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे श्रमिक और मजदूर भाई पहुंच गए थे। और ये जो संक्रमण है इसको लेकर एक स्थिति बन गई थी। आज वैसे ही मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर एक बार फिर से भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों को यह जानकारी मिली कि वहां से कई सारी ट्रेन जा रही हैं, जबकि केवल एक ही ट्रेन को वहां से चलना था। खैर, वहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने लाठीचार्ज वहां किया। लाठीचार्ज एक तरह से करना पड़ा इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए, और उन लोगों को डिस्पर्स किया, अपने अपने घरों को वापस भेजा। ये जो स्थितियां बन रही हैं ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं भविष्य को लेकर, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि फुल पॉलिटिक्स का अब मुजाहरा हो रहा है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष की पार्टी हो। पिछले 3-4 दिनों से जो रसाकशी हो रही है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में, उसे आप देख सुन ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 1000 बसें चलाना चाहती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उसकी अनुमति दे दी। कल तक यह हुआ कि प्रियंका गांधी ने धन्यवाद कर दिया, लेकिन आज भी वो बसें पहुंच नहीं पाई। अब दोनों तरफ से तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। दोनों तरफ से जो सत्ता पक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी है सत्ताधारी पार्टी, उसके प्रतिनिधियों का, मंत्रियों का, प्रवक्ताओं का यह कहना है कि केवल मजदूरों के पीछे छिपकर कांग्रेस पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। जो 1000 बसों की सूची दी गई है उसमें बहुत सारी टैक्सियों के नंबर हैं, स्कूटर्स के नंबर हैं, आरटीवी वगैरह वगैरह के नंबर हैं, कारों के नंबर हैं, बसेस के नंबर नहीं है। हमने लगातार ये मांगा है कि ड्राइवर कंडक्टर्स के नंबर दीजिए, उनके ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, गाड़ी की फिटनेस दीजिए वगैरह वगैरह। इधर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि साहब हम पूरी तरह से तैयार हैं, सरकार हमसे मदद लेना नहीं चाहती है, उल्टा आरोप लगा रही है और ऐसा करके वो ओछी राजनीति कर रही है। आज भी चिट्ठी लिखने लिखाने का सिलसिला चला है और अब से थोड़ी देर पहले तक की स्थिति यह है कि नोएडा या गाजियाबाद में कोई बस नहीं पहुंची है। अभी भी जानकारी यह दी गई है कि आगरा में बसेस खड़ी हुई हैं। अब वहां एक स्थिति यह भी निकली है कि साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू कांग्रेस पार्टी के, अब वो वहां धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और तरह तरह के तर्क अब सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार की या विपक्ष की जो ये मंशा थी कि साहब
ये मजदूर इन बसों में बैठकर अपने अपने घरों को पहुंच जाएं। अगर कांग्रेस पार्टी इस नजरिए से कर रही थी या सरकार भी इसी नजरिए से अनुमति दे रही थी, तो ये दोनों ही काम कम से कम अब तक 3-4 दिनों में और इस 24 घंटे में नहीं हो पाए हैं। हम जरा इसको भी समझेंगे, लेकिन बहुत जल्दी से जो कोरोना मीटर है देश का और दुनिया का, वो हम आपको बताएं और फिर अपने मेहमानों के पास चलें। आज हम अपने 2 संवाददाताओं के पास भी चलना चाहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भारत में जो कोरोना का आंकड़ा है वो अब 1 लाख के पार चला गया है। 39,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 3,100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में 3100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में देखिए, जो कोरोना पॉजिटिव है उनका आंकड़ा 4,700 के पार चला गया है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां स्थिति गंभीर नहीं हो रही हो। अब तक 2700 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में ठीक हुए हैं। 1,181 संभवतः इसके आसपास लोगों ने दम तोड़ा है। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों ने गाइडलाइन जारी की है, जिनका हम जिक्र आपसे कर रहे थे। राज्य सरकारों ने लॉकडाउन 4.0 में रियायतें दी हैं। दिल्ली की सड़कों पर आज बस दौड़ती दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में शर्तों के साथ फैक्ट्रियां और दुकानें खोल दी गई हैं। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों का सैलाब उमड़ गया, जिन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हमने आपको बताया सियासत गरमाई हुई है, और किस बात पर गरमाई हुई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक तरह से लेटर वॉर चल रहा है। चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, एक चिट्ठी लिखी जाती है, उसका दूसरी चिट्ठी से जवाब दिया जाता है, वगैरह वगैरह। और इस सब में अभी तक भी जो है वो ये बसेस नहीं पहुंच पाई हैं, और नोएडा और गाजियाबाद आने के लिए परमिट मांगा गया है, लेकिन वो परमिट अब तक बताया ये जा रहा है कि नहीं मिला है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम बहुत जल्दी से परिचय कराएं। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ हैं। गौरव बिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। उमा शंकर पांडे जी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज जो मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, बहुत स्वागत है मनीष जी। सीएम पपने साहब हमारे साथ हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक पपने साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी गाजियाबाद से संजय मित्तल जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम एक बार जरा संजय का रुख करना चाहते हैं, वहां से अपडेट हम लें, और उसके बाद हम आएंगे अपने मेहमानों के पास। संजय, क्या स्थिति है? क्या बसेस फिलहाल पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं? अगर नहीं पहुंची हैं तो कोई आधिकारिक जानकारी दी जा रही है कि कब तक पहुंचेंगी? क्या दिक्कत आ रही है, इस बारे में कोई जानकारी दी गई है कि साहब ये दिक्कत आ रही है जिस वजह से बसेस आज लेट आएंगी या बिल्कुल नहीं आएंगी? ये बताइए, क्या स्थिति है फिलहाल करंट में संजय? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह इस संबंध में जब गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे से हमने पूछा कि प्रियंका गांधी जी ने, जो कांग्रेस की नेता है, उन्होंने 1000 बस मतलब उत्तर प्रदेश को देने के लिए वो किया था, लेकिन उसको मुख्यमंत्री जी के द्वारा मान लिया गया। और गाजियाबाद जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हमारे पास अभी तक शासन से कोई ऐसी सूचना नहीं है कि गाजियाबाद को कितनी बसें मिल रही हैं। ये तो जब शासन से कोई आदेश आएगा उसी का ही पालन हम कराएंगे। इसी संबंध को लेकर जो हमने गाजियाबाद के 2-3 कांग्रेसी नेताओं से हमने बात की, तो उन्होंने बताया, खासकर गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने बताया कि कांग्रेस नेता है प्रियंका गांधी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और वो उन्होंने अनुमति भी प्रदान कर दी थी, उसका उन्होंने धन्यवाद भी दिया ट्वीट करके। लेकिन अब वो जो बसें वहां से आ चुकी हैं, वो आगरा बिल्कुल बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं, उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। प्रदेश सरकार की जो मंशा है, वो मंशा उनको साफ दिखाई नहीं दे रही है कि प्रदेश सरकार की मंशा जो है बिल्कुल गलत है, गलत नीतियां हैं। तो उनको ये कहा जा रहा है कि उन बसों को पहले लखनऊ लाया जाए, उनकी फिटनेस दिखाई जाए, ड्राइवरों के वो दिया जाए। जब हमने उनसे सवाल में पूछा कि कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, जो कांग्रेस ने जो लिस्ट वहां बसों की भेजी थी उसमें कुछ टैक्सी के नंबर, कुछ मोटरसाइकिल के नंबर भी थे, बोले ये सब सरासर गलत है। हालांकि जो बीजेपी पार्टी है वो मजदूरों का शोषण करना चाहती है, श्रमिक जो भाई हमारे यहाँ रुके हुए हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो अपने घर जाए, अपने परिवार के साथ रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक राजनीतिक खेल चल रहा है। शायद ये लगता है कि दोनों ही पार्टी अपना पलड़ा भारी रखने के लिए और संजय, इस राजनीतिक खेल में, इस सियासत में मजदूर इस बार मोहरा है, ऐसा लग रहा है। इस विकट और बेहद बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ये बताइए संजय कि इस सब के बीच जो हमारे श्रमिक और मजदूर भाई हैं, उनका क्या हाल है? क्या ये जो बस पहुंचेगी या बस आएगी या कांग्रेस पार्टी बस चलाएगी, सरकार ने अनुमति दे दी है या नहीं दे दी है?
इन सारी सूचनाओं के बीच में क्या हमारे मजदूर भाइयों का इकट्ठा होना वहां शुरू हुआ है? दिन भर क्या कोई इस तरह की अफरा तफरी, लोगों का आना जुटना पहुंचना? क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि बहुत सारे मजदूर जो हैं वो किसी जगह पर इंतजार कर रहे हैं बस का कि जल्दी से बस आए और हम उसमें बैठकर जाएं। ऐसी कोई स्थिति है क्या वहां? जी बिल्कुल सही राजीव, जिस प्रकार से प्रदेश सरकार के द्वारा बसें चलाई गई थी, ट्रेनें चलाई गई थी, वो सीमित जगह से चलाई गई थी। जब लेकिन इन श्रमिक भाइयों ने, मजदूर भाइयों को ये सूचना मिली कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1000 बसें, 500 बसें नोएडा और 500 बस गाजियाबाद के लिए दी गई हैं, जो कि उनको उनके गांव, उनके घर तक पहुंचाएंगी। उसको लेकर ये सारे श्रमिक गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टैंड पर इकट्ठा हो गए और लेकिन वहां पर जब बस नहीं मिली तो उनको भेज दिया गया गाजियाबाद के मोटा गाँव में कि वहां से बसें मिलेंगी। वहां जब वो पहुंचे तो उन मजदूरों को पुलिस ने बर्बादा से लाठी भी बरसाई और उनको वहां से भगा दिया। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनको सूचना दी कि साहिबाबाद बस डिपो से ये बसें आ रही हैं, 5 बजे तक ये बसें आएंगी और उसके बाद में यहाँ से आप लोगों को रवाना किया जाएगा। जिसको लेकर ये जितने श्रमिक भाई और मजदूर भाई हैं, ये अपने परिवार के साथ यहाँ तक कि अपना सामान वगैरह लेकर साहिबाबाद बस डिपो पर आ गए और वहाँ इकट्ठा सुबह से बैठे हुए हैं। कमाल की बात है कोई बसें नहीं मिली। संजय, कितने कमाल की बात है कि पहले कौशाम्बी बताया गया तो कौशाम्बी पहुंच गए हमारे श्रमिक और मजदूर भाई परिवारों सहित। फिर जैसा कि आप बता रहे हैं कि साहिबाबाद बताया गया तो वो बेचारे साहिबाबाद पहुंच गए। लेकिन हाय रे देश और प्रदेश की सियासत कि अब तक बसेस वहां उपलब्ध नहीं है, न तो राज्य सरकार की और न कांग्रेस पार्टी की जो वो देना चाहती थी। अलबत्ता ये जो आरोप प्रत्यारोप और सियासत है ये जरूर हो रही है। संजय, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर मौजूदा अपडेट प्राइम न्यूज के दर्शकों के सामने रखने के लिए। खबर हमें यह मिल रही है, देखिए हम पपने साहब, मनीष जी और खासतौर से गौरव जी का रुख करें। इससे पहले अजय कुमार लल्लू आगरा में धरना प्रदर्शन करने लगे, वो धरने पर बैठ गए। अब से थोड़ी देर पहले जानकारी मिली वहां पुलिस प्रशासन का विरोध करने लगे। और अभी अभी की खबर यह है कि अजय कुमार लल्लू को आगरा के जिला प्रशासन ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस पार्टी अभी भी यह दावा कर रही है कि साहब आगरा के बॉर्डर पर बसेस जो हैं वो खड़ी हुई हैं और उन्हें आगरा का जो प्रशासन है अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहा है। ये सारा खेल है। उमा शंकर जी हमारे साथ जुड़ गए, हम उमा जी के पास जाएं। इससे पहले हम जरा गौरव जी से एक संवाद करना चाहते हैं। पपने साहब, मनीष जी, फिर हम आपके पास आए। गौरव जी, क्या दिक्कत है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ना, इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी मजदूर ही फुटबॉल बना हुआ है, कहीं वो यहां भाग रहा है, कहीं वहां भाग रहा है। क्यों इस दिक्कत को दूर नहीं किया जा रहा है? हमने कल ये देखा था गौरव जी कि साहब परमिशन दे दी थी, धन्यवाद हो गया था प्रियंका जी की तरफ से। फिर सुबह भी एक स्थिति आई कि वो लखनऊ लाने के लिए कहा गया है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो ठीक नहीं रहेगा। इसको भी मान लिया गया। अवनीश अवस्थी जी ने ट्वीट किया, चिट्ठी लिखी कि नहीं साहब ठीक है, अब वो आप डीएम गाजियाबाद और डीएम नोएडा को दे दीजिए। शाम को 5-6 बजे का समय भी था, ये उम्मीद बंधी कि चलो अब हो जाएगा। लेकिन अभी भी सियासत में ही सब कुछ पिस रहा है। क्या है असल पिक्चर? सरकार का क्या रुख है इस विषय पर? साफ करिए आज जरा प्राइम न्यूज के जरिए, उत्तर प्रदेश की जनता को बताइए, खासतौर से श्रमिक और मजदूरों को क्या हो रहा है इस विषय में। गौरव जी, दरअसल गरीब, मजदूर, मजलूम के प्रति कांग्रेस पार्टी का जो नजरिया रहा है वो शीशे की तरह साफ है राजीव जी। 1971 में गरीबी हटाओ के नाम पर शासन में आने वाली कांग्रेस पार्टी आज भी सबसे लंबे समय तक देश में शासन करने के बाद भी गरीबों के ऊपर गंदी और ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। दरअसल प्रश्न यहाँ पर बसों को पहुंचाने का नहीं है, बसों को मुहैया कराने का नहीं है। प्रश्न यहाँ पर देश में अफरा तफरी और आफत का माहौल पैदा करने का है। नीयत का है। यहाँ पे प्रश्न उठता है नीयत का। दरअसल कांग्रेस पार्टी की अगर नीयत साफ होती तो 1000 बसेस नहीं, कम से कम 1000 पैकेट भी अगर गरीबों को खिला दिया होता इस महामारी के संकट के काल में, तो माना जाता कि इनकी नीयत साफ है। दरअसल इनको मौका चाहिए देश में कैसे अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जाए, गौरव जी, जहां तक बात है। गौरव जी, हमारी गुजारिश है कि आज थोड़ा जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से बात हो। ये सब आरोप प्रत्यारोप ये होते रहते हैं, होने चाहिए राजनीति में। वो सब आप लोगों का एक तरह से क्या कहें तो विशेषाधिकार है, सियासत का यही प्रचलन है। हमें बताइए कि अभी दिक्कत क्या है। कल जो हुआ,
कल बाकायदा उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनुमति दी, जो अनुमति का पत्र है वो सार्वजनिक किया गया। उसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके बधाई भी दे दी। फिर आज सुबह हमने एक स्थिति देखी जिसमें लखनऊ की जगह डीएम नोएडा, डीएम गाजियाबाद को यह कहा गया कि वहां 500-500 बसें पहुंचा दीजिए, लेकिन अभी तक पहुंच नहीं रही हैं। मतलब बिल्कुल तथ्य पर आइए, जब अपर मुख्य सचिव गृह का पत्र सामने आ जाए कि अनुमति दी जाती है, जब यह स्थिति आ जाए कि आप डीएम को पहुंचा दीजिए, गाजियाबाद और नोएडा में उनके सुपुर्द कर दीजिए, ये पहुंचाने को तैयार है, तो आज सियासत से अलग तथ्य की बात बताइए कि कहां अटक रहा है मामला। ये बसेस क्यों नहीं पहुंच रही हैं? क्या इनके पास है नहीं, आप लोग इनसे लेना नहीं चाहते, या फिर क्या स्थिति है वो बता दीजिए। मजदूर बेचारे भटक रहे हैं। आपने सुना संजय हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कोई बता देता है मजदूरों को कि कौशांबी से मिलेंगी, वो बेचारे परिवारों के साथ, छोटे बच्चों के साथ सामान लेकर कौशांबी इंतजार करने लगते हैं। आज दिन भर तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं कि धूप में बच्चे थक के सो गए हैं जमीन पर ही। ऐसी तस्वीरें खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। तो एग्जैक्ट स्थिति बता दीजिए सर, क्या है? आप इन्हें परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? इनके पास बसें हैं या नहीं है? अधिकृत स्थिति क्या है जो है वो बता दीजिए गौरव जी। उनके पास, राजीव जी, उनके पास किस प्रकार की बसें हैं ये तो साफ हो गया। स्कूटर है, बाइक है, 3 व्हीलर है, ऑटो है, इस तरह के नंबर उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो सबसे पहले तो उनकी मंशा पर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। और मजदूरों को फुटबॉल बनाने का काम आज भी वो कर रहे हैं, कभी यहाँ भेज रहे हैं, कभी वहां भेज रहे हैं। नहीं तो इनकी परमिशन कैंसिल कर दीजिए गौरव जी, इनकी परमिशन कैंसिल कर दीजिए ना भाई। ये काम कितनी देर का है? अगर इतना ज्यादा, अगर कोई चीज इतनी ज्यादा क्या कहें उसको, जो दावा किया जा रहा है वो है नहीं, तो अब तक परमिशन बनी क्यों हुई है? तुरंत कैंसिल करिए कि साहब आप हमें उपलब्ध नहीं करा पाए, आपकी बसेस की अनुमति कैंसिल की जाती है। कैंसिल भी तो नहीं कर रहे, ये बोलिए। प्रदेश सरकार चाहती है कि ये मदद करें। इस संकट के काल में कोई भी मदद करने का अगर हाथ उठता है तो उसका स्वागत करती है प्रदेश सरकार, और हमारी पार्टी भी स्वागत करती है। दरअसल ये मदद करना ही नहीं चाहते, करना चाहते तो इतनी बड़ी मुसीबत में महाराष्ट्र से मजदूर नहीं फंसते। अच्छा, इनकी कितनी बसें ठीक है गौरव जी? इनकी कितनी बसें ठीक है? कोई डेटा है क्या? इनकी कितनी बसें ठीक है? इनकी 500 बसें ठीक है, 600 ठीक है, 800 ठीक है, 100 ही ठीक है, बाकी सब झूठ है, फर्जी है, केवल स्कूटर है, टैक्सी है, आरटीवी है वगैरह। कितनी ठीक है? इसका जितनी ठीक है उनको इस्तेमाल में ले लीजिए। केवल इन्होंने नंबर प्रोवाइड किया है बसों का, कहीं धरातल पर पता नहीं है। अरे साहब, केवल नंबर प्रोवाइड, अरे वो तो तस्वीरें, ओहो देखिए, नंबर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन तस्वीरें हैं भाई। वो तो आज दिन भर तस्वीरें आती रही हैं कि साहब ये अभी थोड़ी देर पहले भी तस्वीरें आ रही थी। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें डाल रहे हैं कि ये बसें खड़ी हुई हैं, ये देखिए, ये फला फला प्रशासन नहीं आने दे रहा है। तस्वीरें हैं। हाँ, कई तस्वीरें कुंभ के समय की भी वायरल हो रही है राजीव जी। कुंभ के समय की भी बसों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जहां इनके प्रदेश अध्यक्ष गौरव जी, जहां इनके प्रदेश अध्यक्ष धरना दे रहे थे आगरा में, जहां प्रशासन ने उनको डिटेन किया है, जिला प्रशासन इस बात की सत्यता नहीं कर रहा है क्या कि मौके पर बसें खड़ी हैं या नहीं खड़ी हैं? जिला प्रशासन क्या कह रहा है कि कोई बस नहीं खड़ी है? मौके पर कोई बस नहीं है राजीव जी, मौके पर कोई बस नहीं है। आप जिम्मेदारी से बोल रहे हैं? नहीं, क्या आप जानकारी और जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि मौके पर कोई बस नहीं है? गौरव जी, आप जानकारी और जिम्मेदारी से बोल रहे हैं कि कोई बस मौके पर नहीं है? बिल्कुल राजीव जी, ये लोग बसों की केवल राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ट्रकों पर आने के लिए मजबूर है। जो मजदूर यहाँ पे एक्सीडेंट में मरे उनको भी ट्रकों से वहां से भेजा गया, क्यों नहीं उनको बसों से भेजा गया? महाराष्ट्र से क्यों नहीं बसों से भेजा गया? उत्तर प्रदेश से 500 ट्रेनें अब तक मना ली है। गौरव जी सुनिए मेरी बात, गौरव जी, जहां से नहीं भेजा गया वहां से इनसे एक नहीं 100 सवाल पूछिए, एक नहीं 100 आलोचना करिए, लेकिन जहां ये कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पर्पस क्या है? पर्पस तो यही है, तमाम राजनीतिक दलों का नहीं है तो होना चाहिए कि साहब ये जो विषम परिस्थिति है जिसमें सबसे ज्यादा शिकार हमारा श्रमिक और मजदूर वर्ग हो रहा है, अगर इनको कोई मदद कहीं से भी आ रही है तो वो लेके हम उन्हें उनके घरों तक पहुंचा दें। जहां ये नहीं कर रहे हैं वहां ये आपसे 100 पूछे, आप इनसे 500 सवाल पूछे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात इस वक्त आप ये कह रहे हैं, हम गाजियाबाद में अपने संवाददाता को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वहां मौके पर बसेस हैं या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से
एब्सोल्यूट झूठ बोला जा रहा है। गौरव जी आप हमारे साथ रहिएगा। उमाशंकर जी हमारे साथ जुड़ गए। यहाँ तक कि फिटनेस भी प्रोवाइड नहीं किया, ड्राइवर डिटेल भी नहीं दिया गया है। अब उमाशंकर जी जुड़ गए, हम अपने संवाददाता के फोन का इंतजार कर रहे हैं। पपने साहब और मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम अभी उनसे बात करेंगे। उमा जी हम आपके पास आना चाहते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी सरासर झूठ बोलने का काम कर रही है जो गौरव जी का आरोप है, और क्या मजदूरों के पीछे छिपकर सियासत करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है? आंसर करिए उमा जी। वो कह रहे हैं कि एकदम झूठ है, मौके पर कोई बस नहीं है। राजीव जी देखिए, बहुत स्पष्ट है, सभी मीडिया चैनलों में लगातार ये वीडियो फुटेज दिखाए जा रहे हैं। मीडिया चैनलों के माध्यम से सभी चैनलों पे चल रहे हैं, हम भी टीवी पर बैठे हुए चैनल चल रहे हैं, चाहे अब नाम नहीं लेंगे, मैं लूंगा, मैं सभी चैनलों पे चल रहा है कि किस तरीके से बसों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और किस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी, राष्ट्रीय सचिव जुबैर खान जी, रोहित चौधरी जी, ये पुलिस के लोगों से तर्क कर रहे हैं कि भाई बसें जाने दीजिए। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी का आदेश है, तो वो कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने 500 बसों का परमिशन दिया है, उसमें ड्राइवर क्लीनर का परमिशन उन्होंने नहीं दिया है, उसका परमिशन लाइए। अब आप समझ लीजिए कि सरकार की मंशा क्या है, सच्चाई क्या है। योगी जी स्वयं अपर मुख्य सचिव से बात तो करते ही होंगे, अपर मुख्य सचिव ने लेटर जारी किया, वो पूरे मीडिया डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है। हाँ, हमारे अध्यक्ष अजय लल्लू जी बस लेके आगरा भरतपुर बॉर्डर से आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस उनको रोक रही है, उसके वीडियो भी सभी टीवी चैनलों पर चल रहे हैं। अब प्रदेश और देश अपने आप समझ रहा है कि जिस तरीके से भाजपा के नेता गौरव जी बैठ के चैनल पे बोल रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जनता नहीं समझ रही है कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। जनता ये भी समझ रही है कि बसों की किस तरीके से बेबस राजनीति कर रहे हैं आप लोग। जनता ये भी समझ रही है। आपने बोला, मैंने सुना, मजदूरों के नाम पर, गरीबों के नाम पर, गौरव जी सुन लेते, गौरव जी सुन लेते, सत्ता पक्ष के होने के नाते प्रश्न का उत्तर आप ही को करना है। गौरव जी आपके पास आएंगे, एक बार उमा जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए उमा जी, बोलिए। हाँ बिल्कुल, आप समझिए। और देखिए लगातार ये कह रहे हैं कि बसें वहां धरातल पर है ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो कुछ रजिस्ट्रेशन टेम्पो और स्कूटर के हैं। भाई जनता के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, जो एक पत्रकार ने जारी किया था, वो सबने अपने एंड्रॉयड फोन पर सीधा ई परिवहन डाल के चेक कर लिया कि झूठ कौन बोल रहा है। सबने ई परिवहन, तो सबके हाथ में एंड्रॉयड फोन, सबके हाथ में है। गाड़ियों के जो नंबर हैं जो हमने प्रोवाइड किए हैं। हाँ, ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी फोटोशॉप में माहिर है, सोशल मीडिया में माहिर है, जिन्होंने गलत नंबर कहीं से पब्लिक डोमेन में डाल दिए हो, उसमें इनको महारत हासिल है। ये वो लोग हैं जो गणेश जी को दूध भी पिला लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है, कांग्रेस ने अवनीश अवस्थी जी को पूरी लिस्ट जो प्रोवाइड की है, उस लिस्ट में वो पब्लिक डोमेन में अवनीश अवस्थी जी जारी करें। मैं चुनौती दे रहा हूं, अवनीश अवस्थी जी या योगी जी उस लिस्ट को पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जारी करें, और उसमें से अगर एक भी फर्जी निकल जाए तो वो जनता स्वयं जाकर एक नंबर को वेरीफाई कर लेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लेगा कि ये बसें हैं, आरटीबी है। उमा आप ये चुनौती दे रहे हैं, उमा शंकर जी आप ये चुनौती दे रहे हैं कि जो लिस्ट आपने अपर मुख्य सचिव को सौंपी है उस लिस्ट को वो सार्वजनिक कर दें, यही ना? एक भी गाड़ी का नंबर फर्जी नहीं, आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, हम आप ही की बात को कह रहे हैं, हम आप ही की बात को कह रहे हैं, और इस बात को कहकर हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, फिर जो आप कह रहे हैं उस पर हम गौरव जी को लाना चाहते हैं। हमें यह बताइए कि आपको क्या लग रहा है, जब उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी कोशिश और एक तरीके से मेहनत कर रही है, जब उत्तर प्रदेश की सरकार बसों से, ट्रेनों के जरिए अब तक सबसे ज्यादा मजदूरों को उत्तर प्रदेश में लेकर आई है पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से, तो अगर वो कांग्रेस पार्टी की बसों का इस्तेमाल कर लेगी तो इससे क्या हर्जा हो जाएगा? क्यों आपकी भेजी हुई बसों का इस्तेमाल सरकार नहीं करना चाह रही? क्या लग रहा है आपको? देखिए राजीव जी, इसमें दो बातें। पहली बात तो ये कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने
जिनकी केंद्र में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और पूरे देश में प्रवासी मजदूर भी हैं। अगर उत्तर प्रदेश और मोदी जी की सरकार ने इतनी व्यवस्था कर दी तो ये जो सड़कों पर मीडिया के माध्यम से तरह तरह की पीड़ादायक तस्वीरें आ रही हैं, वो कैसे, कहां से आ रही हैं? क्या इसमें भी कांग्रेस कहां से? क्या कांग्रेस ने मजदूरों को इस स्थिति में लाके छोड़ दिया? इसका जवाब जनता खुद समझ रही है कि इसकी हकीकत क्या है। चाहे वो आगरा के क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीरें हों, चाहे औरैया में अभी जो एक्सीडेंट हुआ जिसमें पीड़ादायक तरीके से लोग मारे गए। फिर तो देखिए दूसरे आरोप, उमा जी दूसरे आरोप, हम ये बिल्कुल स्पष्ट एक लाइन में जानना चाह रहे हैं कि आपकी बसों को परमिशन सरकार क्यों नहीं दे रही है, जबकि चिट्ठियां सार्वजनिक हो चुकी है, अपर मुख्य सचिव की चिट्ठी है कि अनुमति दी जाती है। हमने तो आज सुबह तक का अपडेट बताया ना दर्शकों को कि साहब ये हो गया कि लखनऊ मत लाइए, 500 यहां भेज दीजिए, 500 वहां भेज दीजिए। अभी भी हम देख रहे हैं कि आगरा में बसें हैं, आप लोग कह रहे हैं, यहां गौरव जी कह रहे हैं कि नहीं साहब सफेद झूठ है, कोई बस हकीकत में वहां पर नहीं है। आपकी बसों का इस्तेमाल सरकार क्यों नहीं करना चाहती है बकौल आपके? जल्दी बताइए, फिर हम जवाब लें गौरव जी से कि साहब वो चुनौती स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उमा जी बोलिए। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी को कभी गरीबों से कोई लेना देना नहीं रहा। ये सूट बूट के लोग हैं, सूट बूट की सरकार पसंद करते हैं, सूट बूट वालों को पसंद करते हैं। 90 करोड़ रुपए इन्होंने बिजली विभाग को नकदी के रूप में सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि अडानी और अंबानी की कंपनी बिजली विभाग में काम करती। गरीबों से इनको अगर जरा भी लेना देना होता तो ये कांग्रेस पार्टी का वेलकम करते। अगर प्रियंका जी ने धन्यवाद दिया योगी जी को कि आपने चलिए देर से ही सही आपने अनुमति दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये साजिश है। बसें परमिशन दी जाती है, बसें वहां से राजस्थान से निकल के आगरा भरतपुर बॉर्डर पे पहुंचती है। अब देखिए ठीक, पुलिस वाले वहां रोकते थे। आप कह रहे हैं साजिश के तहत ना उमा जी, साजिश के तहत ऐसा हो रहा है कि एक चिट्ठी जारी की जाती है, उसमें अनुमति है, लेकिन हकीकत में प्रशासन आने नहीं देता अंदर। ठीक है, और वो बार बार ये कह रहा है कि खेल, हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि दोनों राजनीतिक दलों के बीच में खेल क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं बसें तो हम तैयार हैं, कंडक्टर ड्राइवर के नंबर दो, फिटनेस सर्टिफिकेट दो, वगैरह वगैरह। या कांग्रेस कह रही है कि साहब ये खड़ी है, ले लीजिए, आप ले नहीं रहे। और इस सब में पिस कौन रहा है, आप सुधी दर्शक हैं, जानते। गौरव जी चुनौती दे रहे हैं उमा जी, वो ये कह रहे हैं कि जो लिस्ट हमने दी है अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी को, वो जाहिर कर दी जाए, सार्वजनिक कर दी जाए। हम चुनौती देते हैं कि ऐसा ऐसा एक भी फर्जी निकल जाए, वगैरह वगैरह। स्वीकार करेंगे वो चुनौती गौरव जी? लगता है उमा शंकर जी की सूचना जो है अपडेटेड नहीं है, और उनको ये बता दें कि ये लिस्ट सार्वजनिक पटल पर मौजूद है और तमाम मीडिया बंधुओं के हाथ में है, ऐसा नहीं है। और जो ये बता रहे हैं ऐप पे आजकल चेक किया जा सकता है किसी भी वाहन को, उसी ऐप पर चेक करने पर यह पता चला कि इसमें बाइक के भी नंबर है, इसमें ऑटो के भी नंबर है, इसमें आरटीवी के भी नंबर है, तमाम ऐसे गाड़ियों के नंबर है जिससे मजदूरों को नहीं लाया जा सकता है। और ये न भूले कि ये उन्हीं लोगों के बीच के लोग हैं। इसी टिप्पणी पर अगर हम लोग अभी इस पर अगर कर ले, जो नंबर ये बता दे उसको आप भी उसी ऐप पर चेक मेरे मोबाइल में है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि फैसला ऑन स्पॉट हो जाए, यही ना? आप कह रहे हैं कि फैसला ऑन स्पॉट हो जाए कि जो नंबर है और जो ई परिवहन ऐप है उसमें डाल के ये चेक कर लिया जाए कि वो किस चीज का नंबर है, वो बस का नंबर है, किसी टैक्सी का नंबर है, स्कूटर का नंबर। गौरव जी RJ 14TD नंबर मैं भूल रहा हूँ, मेरे मोबाइल में है। आप नंबर नोट करिए, चेक करिए। अभी UP83 1006 के नाम से उसको दिखाया है, गजेंद्र के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, नरेंद्र इन्होंने लिखा गजेंद्र के नाम से। हम इससे आगे बढ़कर उमा जी, गौरव जी, हम इससे देखिए दो मेहमान और हैं, मनीष जी और पपने साहब, दोनों बहुत ही सीनियर लोग हैं, उनके पास जाना चाहते हैं। लेकिन गौरव जी हमने आपसे एक आगे बढ़कर प्रश्न किया था, जो हमने इनसे भी पूछा, हमें बताइए ना, चलिए 100 खराब है, 900 को दे रहे हैं तो कम से कम भाई पर्पस क्या है गौरव जी? पर्पस तो यही है कि इस विशेष चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में किसी तरह मदद हो जाए जल्दी से जल्दी। ये हमारे बेचारे श्रमिक और मजदूर भाई, तो अगर इनकी 600 बसें चलने लायक हैं, उसके कागज ठीक हैं, दस्तावेज ठीक है, तो 600 चलवा दीजिए।
अगर इनकी 300 ही चलने लायक है 300 चलवा दीजिए, 700 चलने लायक है 700 चलवा दीजिए। हाँ गौरव जी। राजीव जी मैं कह रहा हूँ, हाँ बोलिए उमा जी, जल्दी बोलिए, हम विश्लेषकों के पास जाना चाहते हैं। राजीव जी मैं कह रहा हूँ, चलिए स्कूटर ही है, हालांकि वो मीडिया की चैनलों में दिख नहीं रहा है कहीं स्कूटर, लेकिन वो स्कूटर ही मैं बता रहा हूँ, आप नंबर नोट करिए। और खुद अभी एक आदमी को तो प्राइम न्यूज जैसे विश्वसनीय चैनल पर आप अभी उसको चेक करिए और दर्शकों को दिखाइए कि वो क्या है। मैं नंबर बताता हूँ आपको। नहीं गौरव जी जो बात UP1006। बोलिए गौरव जी, बोलिए, आप अपनी बात तो रखिए। लिस्ट आपने खुद बनाई है क्या? आपने जो कॉपी है वही लिस्ट है क्या? जो लिस्ट आपने दी है वही लिस्ट है ये। दोनों तरफ से पार्टी का कमाल की बात है, लाखों नंबर दे देंगे। कमाल की बात है। गौरव जी उमा जी प्लीज थोड़ा थमिए। गौरव जी उमा जी प्लीज अब थोड़ा थमिए, हमें जरा विश्लेषकों को जोड़ने दीजिए, हमें विश्लेषकों को जोड़ने दीजिए। देखिए जनता इसका फैसला कर लेगी। एक मिनट गौरव जी उमा जी बस एक मिनट गौरव जी उमा जी बस एक मिनट, हमारे साथ दो सम्मानित विश्लेषक हैं, उनकी टिप्पणी लेकर हम आपका रुख करते हैं। देखिए क्या अपीलें की गई थी, क्या अपीलें थी हर तरफ से, कोई एक तरफ से नहीं, हर तरफ से, कि एकजुटता, ये एकजुटता दिख रही है कि किस तरह की एकजुटता की इस वक्त जरूरत है। और दोनों तरफ से, कोई एक पक्ष नहीं इसका, दोनों पक्ष बराबर के जवाबदेह और जिम्मेदार हैं कि आखिर श्रमिक और मजदूर वर्ग के लिए जिस तरह की बाकी सुविधाएं छोड़ दीजिए, अभी वो जिस भीषण संकट से गुजर रहे हैं कि वो अपने घर जाना चाहते हैं, खाने को नहीं है, किराया नहीं है, पीने को पानी नहीं है, वहां भी किस तरह की सियासत बीच में आ जाती है, सबसे बड़ी चिंता की बात यह। गौरव जी उमा जी प्लीज बने रहिए, हम जरा एक बार मनीष भाई और पपने साहब को इस चर्चा में लेकर आना चाहते हैं। पपने साहब आप सुन पा रहे हैं, हमारी आवाज सर मिल रही है आपको? पपने साहब हमारी आवाज मिल रही है, आप सुन पा रहे हैं क्या? सीएम पपने साहब आवाज आ रही है जी। पपने साहब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या है इसके पीछे, अगर हमारे श्रमिक या मजदूर भाइयों को कुछ मदद मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी की मंशा नहीं है मदद करने की, ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं, या फिर सत्ताधारी पार्टी को लगता है कि अगर ये बसें दे देंगे और ये चल जाएंगी तो इनको कोई बड़ा पॉलिटिकल स्कोर हो जाएगा, क्या है इसके पीछे? और बीजेपी बिल्कुल आपका कहना का आरोप प्रत्यारोप हो सियासत है, ये कहाँ तक एक्चुअली मतलब हो रही है, कहाँ है एक्चुअली बात है। दरअसल इतना महामारी का इतना भीषण संकट इस वक्त हमारे देश के ऊपर आया है, एक वैसी संकट है, और इसमें हजारों लाखों प्रवासी मजदूर जो हमारे अपना सीमाओं पे खड़े हैं दूसरे प्रदेशों के लिए, और जिस तरीके से आपने शुरुआत में ही बताया है कि बांद्रा में जिस तरीके से आज बहुत आपने जान चुका है, जिस तरीके से कई राज्यों से खबर आ रही है कि वहाँ पर प्रवासी मजदूर पपने सर आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस है सर, प्लीज अगर आपके आसपास कोई टेलीविजन चल रहा हो, टीवी चल रहा हो तो उसकी आवाज को कम कर दें या म्यूट कर दें, और अगर कहीं आप ऐसी जगह पर हैं जहां नेटवर्क का इशू है तो प्लीज थोड़ा सा बाहर आ जाए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। फिर हम अगले चरण में आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं। हम जरा इसी सवाल पर एक बार मनीष भाई को जोड़ना चाहते हैं। मनीष भाई आप सुन पा रहे हैं, हमारी आवाज आपको मिल रही है? मनीष जी बिल्कुल बिल्कुल। मनीष भाई क्या है ये चक्कर, हम समझना चाह रहे हैं। जब पर्पज एक है कि किसी तरह मदद हो, चाहे वो सत्ता हो, विपक्ष हो, कोई समाज का तबका हो, फिर भी हम देख रहे हैं कि इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। क्यों हो रही है साहब, ये क्या लग रहा है आपको, क्या है इसके पीछे? देखिए राजीव जी, एक एक करके दोनों पक्षों की बात का समझने का प्रयास करते हैं। जी जी। पहला प्रयास भारतीय जनता पार्टी यानी और सरकार की तरफ से हमें ये देखना चाहते हैं क्या इन लोगों को मदद चाहिए भी या नहीं चाहिए जी। तो एक बात तो साफ है कि भाई जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी एडवर्टाइजमेंट कर करके लगातार टीवी पे, प्रिंट में, रेडियो पे कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड में दान दीजिए, इसका मतलब है मदद तो चाहिए। बिल्कुल सही, ये तो कन्फर्म्ड है। अब अगर अब प्रश्न ये आता है कि कांग्रेस मदद कर रही है तो इनको मदद लेने में आपत्ति क्या है? अब सोचिए आपत्ति क्या है। दरअसल क्या होता है, जब भी मदद हो
तो मदद लोगों के काम की मदद हो। अब इसमें दो एस्पेक्ट हैं। एस्पेक्ट नंबर वन जी। एस्पेक्ट नंबर वन कि क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ दिल्ली के मजदूरों को उत्तर प्रदेश और बिहार में भेजने में इंटरेस्टेड है या कोई और भी मदद करनी है? अगर इनको मदद सिर्फ 1000 दिल्ली से हटाकर यूपी और बिहार भेजने में है तो एक अलग बात है, अन्यथा पूरे देश में बसों की जरूरत है। तमिलनाडु को भी लोगों को जाना है, केरला भी लोगों को जाना है। इन्होंने कहा होता कि साहब 1000 नहीं 10,000 बसों का अरेंजमेंट हमारे पास है और ये डिफरेंट स्टेट्स में आपको जहां जहां चाहिए वहां वहां आप ले लीजिए। ठीक बात। लेकिन ऐसा उन्होंने अरेंजमेंट नहीं कहा। इन्होंने कहा कि हमारी सारी बसेस दिल्ली जाएंगी, दिल्ली से मजदूर लेके जाएंगी और यूपी और बिहार में छोड़ेंगी। यानी जहां आपके इलेक्शन है वहां आपको ये बताना है कि हमने आपके लोगों को उठा के वहां छोड़ दिया। अब इनका इंटरेस्ट सिर्फ लोगों को डिलीवर करने में, ड्रॉप करने में है। तो ऐसा मेरे को लगता है भाई ऐसा क्यों? क्या इतना पैसा? अच्छा, अब क्या आपने बसों पे कॉन्ट्रैक्ट किया या आपने लोगों से कहा कि हमें बस भेज दो? तो अब ऐसे में क्या उन बसों की मदद से खाना भी तो पहुंचाया जा सकता था जो जहां है वहां रहे। देखिए, मजदूर हो या अमीर लोग हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ट्रांसपोर्ट होंगे तो कोरोना फैलेगा ही फैलेगा। तो क्या कांग्रेस ऐसी कोई मदद ऑफर आज तक पूरे देश में किसी भी राज्य में, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, ऐसी व्यवस्था कर पाई जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम ये भोजन प्रोवाइड करते हैं, ये हम नेसेसरी आवश्यकता के लिए मास्क या पीपी किट देते हैं? अच्छा। नहीं जी, सिर्फ ऐसा ही क्यों कि सिर्फ बस देंगे और बस भी सिर्फ छोड़ने के लिए देंगे। नहीं, अरे आपने कहा मनीष भाई आपकी बात आज बिल्कुल सही है, एकदम ट्रैक पर। एक और छोटी सी बात, हम आपसे काउंटर सवाल कर रहे हैं, आप बात सही कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सारी स्थिति थी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार को अनुमति नहीं देनी थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो अनुमति दे दी ना कि साहब। ये आ रहा हूं इस बात पे। देखिए, दो बातें समझता हूं। बोलिए। इससे पहले एक बात और करूंगा, फिर ये बात का आंसर बोलिए। उमाजी तैयार रहेगा जवाब देने के लिए, बोलिए। इसमें समस्या क्या है कि ये राजनीति है, इसलिए राजनीति बोलने का ठीक है, लाओ अरेंजमेंट करो। क्योंकि अगर वो मना कर देंगे फिर कांग्रेस का पूरा प्रोपेगेंडा तैयार है। दोनों पार्टी राजनीति कर रही है, उनका प्रोपेगेंडा तैयार है, देखो जी हम तो मदद करना चाहते हैं, ये मदद लेते ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं, आज मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक की तरफ से कहता हूं कि अगर कांग्रेस ये कहे कि मैं 1000 में 10,000 एम्बुलेंस दे रहे हैं, जहां देश में जरूरत है हमारी एम्बुलेंस को 2 महीने लगा के रखिए, 100% कोई राज्य मना नहीं करेगा। अगर इनके इरादों में राजनीति ना हो तो मैं कल की बात बताता हूं। कल मेरे एक मित्र के पड़ोस में एक व्यक्ति को, महिला को कोरोना हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वो टेस्ट में उनके परिवार के सारे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये बात है, मैं आपको बताऊं, रोहिणी की। इसके बाद क्या हुआ कि लोग घंटों फोन करते रहे, एम्बुलेंस बिजी है, नहीं अवेलेबल है। अरे भाई, जो आवश्यक चीज है, एम्बुलेंस की आवश्यकता है, आप 100 एम्बुलेंस दिल्ली के लिए कैटर कीजिए, हर स्टेट के लिए 100, 50, 200, 300, महाराष्ट्र के लिए एम्बुलेंस दे दीजिए। नहीं जी, इनको एम्बुलेंस नहीं देनी है, इनको अपने कार्यकर्ता नहीं लगाने हैं, मनीष जी सुनिए, गौरव जी, उमाजी को हम जोड़ेंगे। मनीष जी, हम ये कह रहे हैं कि जो ये दे रहे हैं वो आप ले नहीं रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं वो दो, वो नहीं वो दो। उसका ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? उसका रीजन ये है, रीजन ये है कि यूपी सरकार ये अच्छे जानती है कि ये अगर सिर्फ मजदूरों को ढोड़े, देखिए इनका काम तो आज खत्म। आज इन्होंने 1000 बस से 50,000। वही तो, अरे मनीष भाई, मैंने वही तो आपसे पूछा, पूरी बात बता दूं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये अच्छे से जानती है या अच्छे से जानती थी तो अनुमति देने की आवश्यकता क्या थी? हम तो आप ही से ये पूछ रहे हैं मनीष जी। यही राजनीति है, यही राजनीति है कि वो मना नहीं करेंगे लेकिन लेंगे नहीं। मेरी आज ही गाजीपुर के एसपी से बात हुई थी। वो मेरे अच्छे मित्र हैं गाजीपुर के एसपी। उन्होंने मेरे से ये कहा कि सर 18 घंटे काम कर रहे हैं। इस समय पूरे देश की आबादी पूर्वांचल में आ चुकी है, अकेले गाजीपुर में 50,000 लोग आ गए हैं, उनके क्वारंटाइन की व्यवस्था कर रही है। ये तो एक बार में 50,000 आदमी भेज देंगे, उनके भोजन की, उनकी दवाई की, उनकी जरूरी चीजों की व्यवस्था कौन करेगा? अगर गांव में ये कोरोना फैल गया, उसकी व्यवस्था कौन होगी? अच्छा, ये बात आ गई मनीष भाई, आ गई वो बात, आ गई। हम अपने साहब के पास जाएं। आप ये कह रहे हैं कि एक साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कर देंगे तो अचानक पूर्वांचल के इलाके में भीड़ बढ़ जाएगी और फिर दूसरी तरह की दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मनीष भाई यही कह रहे हैं ना?
दूसरी तरफ कि उनको कहां क्वारंटाइन करेंगे, कहां रहने की जगह, कहां खाना वगैरह वगैरह। उमा जी जल्दी जवाब दे दीजिए इस बात का, फिर हम जरा पपने साहब के पास जाएं। बोलिए। थोड़ी देर के लिए मैं कट गया था, मैं समझ नहीं पाया ये कौन बोल रहे थे। आप मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। उमा जी वो ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा जिम्मेदार है। वो इस वजह से जिम्मेदार है कांग्रेस क्योंकि वो हाँ, अब बोलिए। ये योगी जी ने एक बयान जारी करके कहा था किसी मजदूर को पैदल चलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कहा था। हम सबको ट्रेन और बसों से लेके आएंगे। तो ये मनीष गुप्ता जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे जरा मेरी तरफ से ये पूछिए, क्या योगी जी भी पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना फैलाना चाह रहे थे? तो सबको लाने के लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया था। उनकी बस से नहीं फैलेगा, वो आपकी बस से फैलेगा। मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं जवाब देना चाहूंगा। जवाब दीजिएगा सर, लेकिन पहले वो पूरा तो करें। उनकी बस से उमा जी नहीं फैलेगा, वो आपकी बस से फैलेगा। जवाब देना चाहता हूं मैं। आप सुनने की हिम्मत रखिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए। खर्चा चलाते हो, यही तुम लोगों के यही फितरत है। गलत बयानबाजी करते हो और राजनीतिक विश्लेषक बनते हैं आप लोग। उनकी बसों से पता नहीं है कौन हूं मैं, और हमारे बसों आपको जानकारी है ना, बोलते चले गए। कैसी बयानबाजी कर रहे हो? आप पार्टी के आदमी हो, आपको तो वही बोलना है, पार्टी बोलोगी। तुम्हारे जैसे राजनीतिक विश्लेषक तो आप अपना मुंह बंद रखिए। देखिए किसी भी टिप्पणी में एक दूसरे की गरिमा का ख्याल रखिए, एक दूसरे की गरिमा का ख्याल रखिए। एक दूसरे की प्रतिष्ठा के खिलाफ बोले गए किसी भी शब्द के साथ प्राइम न्यूज नहीं खड़ा है। प्लीज उमा जी, रिक्वेस्ट है मनीष जी, उमा जी प्लीज गरिमा के साथ बोले, अपनी बात जरूर रखे। उमा जी बोलिए, हम जरा अपने साहब के पास जाना चाहते हैं। योगी ने क्या बयान दिया है, इतना नहीं पता है मनीष गुप्ता को राजनीतिक। मेरा जवाब ले लीजिएगा। बोलिए मनीष जी, जवाब दीजिए मनीष जी, जवाब दीजिए उमा जी की बात का। जब भी किसी देश का लीडर या किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव कोई बयान देता है तो उस बयान के मायने समझने। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूँ, मैं बताता हूँ, मेरी सुनिए तो बोलिए। अब होता क्या, योगी ने बोला कि सबको लेके आएंगे, तो एक बार पहले व्यवस्था करेंगे। कितने लोगों की व्यवस्था हुई, उसमें से 500 को लेके आए, 500 की व्यवस्था हो गई। धीरे धीरे एक महीने में 50,000 लोगों को लेके आना है। एक महीने में आप क्या सोचते हैं कांग्रेस का इंटेंशन क्या है कि आप एक साथ करा दीजिए, फिर बताइए कि योगी से संभाला नहीं गया। आप लोग देश को अनार्थिक। क्या आप दोनों लोग जो दलीलें रख रहे हैं, उमा जी और मनीष भाई प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत होइए। हम तो ये समझना चाह रहे हैं कि क्या उसमें कोई दम है। अगर पपने साहब का फोन दोबारा जुड़ गया हो, चूंकि उनकी टिप्पणी जब वो बोल रहे थे तो आवाज बहुत साफ नहीं आ रही थी। पपने साहब प्लीज, अगर आप सुन रहे हो तो अब अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, और ये जो जितने भी पक्ष आए हैं अब बातचीत में, इनको शामिल करके भी बोल सकते हैं। बोलिए पपने साहब। हाँ बिल्कुल राजीव जी, मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल साफ है, प्लीज बोलिए, अब एकदम साफ है, बोलिए। हाँ दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअली जिस तरीके से अपना हमारे कांग्रेस के उमा शंकर जी और बीजेपी की अपना गौरव मिश्रा जी और आपके जो हमारे संजय मित्तल जी ने भी गाजियाबाद से अपनी स्टेटमेंट दी है, ऐसी दरअसल काफी है क्या कि जिस तरीके से अपना यहाँ पर मैं अपना सुन रहा हूँ, मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ अपना प्राइम न्यूज से, ये आरोप प्रत्यारोप और सियासत का जो एक्चुअली पूरा है यहाँ पर ये जो मंजर देखा जा रहा है, एक्चुअली मैं इसको दुर्भाग्य समझता हूँ। दुर्भाग्य इसलिए समझता हूँ क्योंकि अपना इतना बड़ा वैश्विक स्तर पर एक अपना महासंकट अपना आया हुआ है, और हमारे देश के प्रवासी मजदूर जिस तरीके से जिस पीड़ा को अपना भुगत रहे हैं, जिस जीवन को अपना जी रहे हैं, एक्चुअली ये जिस तरीके से जीवन उनके साथ हो गया है कि जो कभी उन्हें जीवन में कभी न तो कभी सोचा होगा और वे कभी आगे सोचेंगे। एक्चुअली बात यह है क्योंकि इस तरह की पीड़ा हम ये राजनीतिक जो दांवपेच अपना यहाँ पर खेले जा रहे हैं, एक्चुअली इस पीड़ा के मध्य में मैं समझता हूँ कि ये शायद उचित नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कोई अन्य दल हो, हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि हम कैसे उन प्रवासी मजदूरों को अपना उनके ठिए पर उनको पहुंचा सके, और वहां पर ठिए पर पहुंचाने के बाद जो उनका जो रोजगार है या जो उनका जीविकोपार्जन के जो साधन है उनको उपलब्ध करा सकते हैं। तो लेकिन हम इन सब चीजों से हट के जो है मैं लगातार 5 घंटे से मैं सुन रहा कि अपना ये बसों की अपना पूरा जो है मारधाड़ हो रही है कि कहाँ वहाँ बसें नहीं है, वो कह रहा है कि अपना ऑटो के नंबर है, वो कहता है इसके नंबर है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे अपना अपर सचिव अपना जो उत्तर प्रदेश सरकार में जब अपना परमिशन दे दी गई थी, तो उसके बाद अपना जब उनको ऑर्डर कर दिया गया तो इनको अपना स्वीकृति दे देनी चाहिए थी। अब उसके बाद अपना जो बसें जो 1000 बसें जब तक राजस्थान ट्रांसपोर्ट की आ रही थी अपना वहां के सरकार की, तो उनको जिस तरीके से अपना ये सूचना आई है कि अपना भरतपुर आगरा बॉर्डर को उनको रोक दिया गया है, तो इसमें ये
सब चीजें कहाँ एक्चुअली आती है। इस वक्त हमें हमारी जो मुख्य पीड़ा है वो ये है, किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से जो है अपने प्रवासी मजदूरों को जो है उनके अपना यथास्थान पर अपना पहुंचा दें, और जिससे कि वो जो उनके अंदर एक भय का माहौल जो पैदा हो गया है उससे उनको जो है अपना दूर करें। एक्चुअली बात यह है, लेकिन इस तरीके से जो हमारी ये बयानबाजी यहाँ पर चल रही है, वो राजनीतिक अपना वो उसके ऊपर अपना कूड़ा उछाल रहे, वो उसके ऊपर उछाल रहे, और जिस तरीके से अपना दिन में अपना सिद्धार्थनाथ अपना जो है मंत्री भी है उत्तर प्रदेश के अंदर और प्रवक्ता भी उन्होंने भी अपना ये कहा था कि मतलब जो अपना ये जो सूची हमें दी गई है इसमें कार है, स्कूटर है, ऑटो है, और इनके जो पंजीकरण है ये बिल्कुल गलत तरीके से एकदम से, और ये कांग्रेस जालसाजी कर रही है। और सोनिया गांधी को जो है अपने बच्चों की हरकतों पर जो है अपना शर्म आनी चाहिए, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उसी तरीके से दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि अपना जो है हमारे पूर्व वित्त मंत्री अपना जो है अपना यशवंत सिन्हा जी ने भी जिस तरीके से अपना बयान दिया है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, और अपना संजय सिंह दोहरे राज्यसभा के अपने आप के अपना सदस्य उनका बहुत बड़ा बयान में देख रहा था कि अगर एक दिन में जब हम लोग जो है अपना रेलों के माध्यम से 2 करोड़ 30 लाख लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना भेज सकते हैं, तो इतना ही अच्छा कभी बचाने की जरूरत क्या है। उमा जी बिल्कुल आए, उमा जी एकदम आए। पपने साहब आपने जो कहा, पपने साहब आपने जो कहा उस पर हम जल्दी से गौरव जी और मनीष भाई की टिप्पणी ले। पपने साहब ये राजनीतिक पपने साहब आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। हम जरा आप जो कह रहे हैं उस पर हम गौरव जी की टिप्पणी ले लेना चाहते हैं। गौरव जी प्लीज बोलिए। मेरा भी है कांग्रेस के लिए अर्जेंट। बिल्कुल मनीष भाई आएंगे, एकदम आएंगे। हम जरा एक बार गौरव जी को जोड़ ले, काफी देर से वो सुन रहे हैं पूरी चर्चा। गौरव जी, क्या हमारे मजदूर और श्रमिक भाई सियासत की बेरहमी के शिकार हो रहे हैं? कुल जमा बात इसमें यही है, क्योंकि अब तक तो जो मदद सरकार या कांग्रेस जो भी पहुंचाना चाहे इन बसों वाले मामले में वो उन तक पहुंचती दिख नहीं रही है। जल्दी से आंसर करिए सर। देश की आजादी के 70 सालों में 38 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खोले गए। गरीबों के लिए कौन समर्पित है ये साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है राजीव जी। बिल्कुल कांग्रेस के प्रस्ताव उमा भाई सुन लेते हैं, फिर जवाब जरूर दीजिएगा। उमा जी सुन लेते हैं गौरव जी की बात, फिर जरूर जवाब दीजिएगा। उमा जी सुन लेते, गौरव जी बोले। सुनने का भी धैर्य रखें। उमा जी सुन लेते हैं, पूरा मौका मिलेगा, जवाब दीजिएगा। मनीष भाई का भी सवाल लेंगे। बोलिए गौरव जी, बोलिए। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक प्रवासी मजदूर आए हैं। उनकी संख्या ऑन रिकॉर्ड 16 लाख से ज्यादा है, लगभग 20 लाख पहुंच चुकी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी दूसरे प्रदेशों के मजदूर रहते हैं। आज वो मजदूर अपने प्रदेशों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल नहीं जाना चाहते। वो कह रहे हैं कि हमें इस प्रदेश में ज्यादा सुविधा है, हम अपने इसी प्रदेश में रहेंगे। ये केवल बता दें कि राजस्थान में, महाराष्ट्र में जहां इनकी सरकारें हैं, वहां शेल्टर होम्स कितने हैं, क्यों वहां अफरा तफरी का माहौल है, क्यों वहां से उनको भागने पर मजबूर किया जा रहा है, क्यों वो अपनी जाने देने पर मजबूर है, रेल के पटरियों पे कटने पर मजबूर है, क्यों रोड पे एक्सीडेंट करवाने के लिए मजबूर है। उनको मजबूर किया गया है कांग्रेस की सरकारों के द्वारा। उसका जवाब सबसे पहले दे, बाद में 1000 बसों की चलाने की बात करेंगे। ठीक है उमा जी आंसर। देखिए आंसर राजीव जी बिल्कुल स्पष्ट है। प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से देख रही है कि वहां बसें खड़ी हैं और योगी जी अपने अधिकारियों के माध्यम से एक बार आदेश जारी करते हैं, दोबारा पुलिस भेजकर उनको बसों को जाने से रोकते हैं। एक बार आधी रात को कहते हैं कि आप 10 बजे बसें जो है लखनऊ के वृंदावन में ला दीजिए, फिर सुबह आदेश जारी करते हैं, कहते हैं नहीं आप 500 गाजियाबाद, 500 नोएडा भिजवा दीजिए। ये सारा खेल प्रदेश की जनता जान रही है, देख रही है। और मुझे खुशी है कि मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से मीडिया लगातार बसों के कारवां को वहां पर दिखा रही है, जिस तरीके से अजय कुमार लल्लू जी के साथ इनकी पुलिस वहां पर कठोरता कर रही है, बर्बरता कर रही है, कांग्रेस पार्टी के लोगों पर लाठियां चला जा रही है, वो पूरा प्रदेश देख रहा है मीडिया के माध्यम से। और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है गरीबों को लेकर वो उजागर हो रहा है, वो सबके सामने आ रहा है। इसमें हमें और कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। चैनलों पे बैठ के जितना उमा जी बस एक टिप्पणी मनीष भाई की, वो भी कुछ पूछना चाहते हैं। मनीष भाई पूछे, बोलिए। उमा जी सुन लीजिए, मनीष भाई बोलिए। मेरा बड़ा रोचक प्रश्न है, बोलिए। मेरा प्रश्न यह है कि ज्यादातर बसें कांग्रेस की लाई हुई राजस्थान से क्यों है? एक बात, अगर आई है तो क्या उन्होंने एक्चुअल में किराए पे हायर किए या जनता ने उत्साह से बस मालिकों
राजस्थान अपनी बसें इनको अब दे दी हैं। ये भी ये बात पूछ है। लीजिए अगर प्रश्न दे रहे हैं, जवाब देने की हिम्मत नहीं है तो बोलिए, वरना चुप रहिए। नहीं बात नहीं है। राजस्थान के लोग राजस्थान की सेवा नहीं करना चाहते, क्यों आई है? अपने लोगों की, अपने मजदूरों को राजस्थान में डिलीवर करना चाहते। गरीबों को राजस्थान का कहाँ से आई है? सबका इंटरेस्ट ये है एक एक कैसे करके, उत्तर प्रदेश के मजदूर पहुंचे उत्तर प्रदेश। अरे भाई, आप राजस्थान की सेवा करो। राजनीतिक विश्लेषक हो भाई, ये बसें कहाँ से अरे आई? यही कहना चाह रहा हूँ कि गरीबों को देखिए, राजनीतिक विश्लेषक होने का ये मतलब नहीं है कि मैं काले को काला ना कहूँ। राजनीतिक विश्लेषक होने का मतलब ये है कि काला है तो काला ही कहूँ। अगर कांग्रेस अच्छा काम करेगी मैं तारीफ करूंगा, अगर कांग्रेस काले काम करेगी तो काला ही कहूंगा। अच्छा मनीष भाई अब जवाब लेते हैं, मनीष भाई अब जवाब लेते हैं। उमा जी आंसर करिए, उमा जी आंसर करिए, जवाब दीजिए। केवल मैं इनकी पत्रकारिता को प्रणाम करते हुए पूछना चाहता हूं विनम्रता से, बसें कहां से आई हैं ये महत्वपूर्ण है या उनको गरीबों को उनके घर पहुंचाना महत्वपूर्ण है? इंटेंट महत्वपूर्ण है। इंटेंट क्या है आपका? सिर्फ जनता को घर पहुंचाना या उसके लिए भोजन की व्यवस्था करना? को प्रदेश भी प्रणाम कर रहा होगा। अरे मेरे पत्रकार को चिंता न करेगा। देखो, जहां सरकार की खिंचाई करनी हो, आज भी मेरे चैनल पे देखिए आप, लगातार खिंचाई हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की। आप समझिए, आपको ये वो बताने की मुझे जरूरत नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ। अब हम एक बार पपने साहब और गौरव जी को जोड़े। हम ये जानते हो, ये जानने के लिए सब आपकी पत्रकारिता को प्रणाम कर रहे हैं। उमा जी और मनीष भाई प्लीज, जैसा कि हम अपील कर चुके हैं कि कृपया करके निजी टिप्पणियां नहीं, हमें ही बताइए गौरव जी की कोई सोल्यूशन है या नहीं है। भाई दो में से एक स्थिति करिए, या तो पूरी तरह से परमिशन को खारिज करिए कि साहब ये खारिज है, हम कोई बस चलाने नहीं देंगे इनको, या फिर अगर इनकी आ गई है तो फिर उनसे मजदूरों को भेजिए, कोई तो अंतिम स्थिति होगी। गौरव जी। बिल्कुल राजू जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है और बिल्कुल इसमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मदद अगर ये वास्तव में करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी अगर मजदूरों का मदद करना चाहती है तो सबसे पहले तो नीयत को साफ करे, और जहां मजदूर जहां इनके प्रदेशों में जिन जिन शहरों से उठ करके आ रहे हैं पैदल ट्रकों से भर भर कर, वहां बसों को प्रोवाइड करें, वहां से भेजें। ये बॉर्डर पे जो बसों को भेज रहे हैं राजनीति करने के लिए, तो वो चित्र बहुत साफ है। वो मजदूरों की मदद नहीं करना चाहते, देश में अफरा तफरी अराजकता फैलाना चाहते हैं। इनकी परमिशन कैंसिल होगी ना गौरव जी, परमिशन कैंसिल होगी ना, परमिशन कैंसिल करेगी सरकार। वो बॉर्डर पे जो ये बसों की इंतजामिया करने की जो अच्छा, ये बसों का वन टाइम इस्तेमाल होगा या लगी रहेंगी एक महीने तक करें, वो भी साफ सुथरा काम नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। राजनीति भी की, उसमें भी गंदगी कर दिया इसने। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। अपेक्षा और सोचा तो ये गया था और होना तो ये चाहिए था कि ऐसी एक नहीं कितनी भी परिस्थितियां बने, हम वाकई एकजुटता का प्रदर्शन करें। ऐसी अपीलें भी की गई थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सारी अपीलें बेअसर हैं, एकजुटता की सारी बातें बेमानी हैं। अंततः ये तर्क हो या वो तर्क हो, लेकिन कोई तर्क मजदूरों के पैरों तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उसे अभी आवश्यकता है मदद की, लेकिन मदद की जगह उसका पेट तर्कों से ही केवल भरा जा रहा है। अच्छा होता कि चाहे कुछ कमी स्वीकार कर ली गई होती, वो कमी सरकार दूर कर देती, सरकार कुछ और बसों को जोड़ देती, इन बसों की संख्या थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती, लेकिन साफ नीयत, अच्छी मंशा तो यही होती कि सड़क पर भटकता मजदूर अपने घर पहुंच जाता, चाहे उसे सत्ता भेज दे, चाहे उसे विपक्ष की बसें भेज दें। सब हो रहा है, लेकिन वही मजदूर नहीं पहुंच पा रहा है। आप लोग सोचिएगा कि क्यों नहीं पहुंच रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।